नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 के एडिटर अनुपम त्रिवेदी से खास बातचीत की। बातचीत में प्रदेश में अफसरशाही को लेकर उन्होंने कहा कि मंत्री और अफसरों के लिए रामनगर में एक कार्यशाला होने जा रही है। इस वर्कशॉप में सभी मंत्री अधिकारी मौजूद रहेंगे और कोऑर्डिनेशन पर मंथन किया जाएगा। मंत्रियों से इंडिविजुअली बात होते रहती है। उनका ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत साथ नहीं देती, कई चीज़ों को काम तेजी से करने की जगह अटकाती है। आप इस बात से कितने मुतमईन हैं? देखिए, अभी इसको लेकर हम लोगों ने एक मंथन शिविर रखा हुआ है 3 दिन का। चूंकि ये बातें बीच बीच में आती रही हैं और उत्तराखंड हमारा छोटा राज्य है। इस राज्य में क्या है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, इसलिए भी कार्य संस्कृति में थोड़ा सा बनने में मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं गैप रहा है। और अब जब पहली सरकार भी बीजेपी की थी, ये सरकार भी बीजेपी की है, तो जो हमारे अधिकारीगण भी हैं उनको भी उसी दिशा में चलना होगा जिस दिशा में सरकार चलेगी। और इसके लिए अभी हमने एक मंथन शिविर 3 दिन का रखा हुआ है, जिसमें हम 2025 के लिए पूरी चर्चा और मंथन करेंगे। उसमें हमारे अधिकारीगण भी होंगे और माननीय मंत्रीगण भी होंगे, और उसमें हम कुछ बाहर से भी लोगों को बुलाएंगे अलग अलग सत्रों में। इन सभी जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान के लिए वहां पर बैठेंगे। इस बातचीत में विधानसभा भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर भी सीएम धामी ने कहा कि भर्तियों की भी जांच हो रही है और जो भी भर्तियां गलत तरीके से हुई वो रद्द की जाएंगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि आपने हाल में विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। विधानसभा में भी कुछ नियुक्ति की ऐसी बात आई थी, उसके बाद वहां जांच भी चल रही है, 1 महीने में वो जांच पूरी भी होनी है। आपने जिस तरीके से दोनों केसेस में कदम उठाए, यूके SSC में और विधानसभा वाले मामले में, आपको लगता है आगे जाके नजीर बनेगा स्टेट के लिए? नहीं, देखिए, इसके पीछे मेरा हेतु यही था कि ये लंबे समय से चल रहा था। और जब मेरे सामने बात आई है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि ये आज का मामला है, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ये एग्जाम भी पहले से तय थे, ये जो लोग इसमें गड़बड़ियां कर रहे थे, संगठित अपराध कर रहे थे, वो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि एक सामान्य परिवार से मैं भी आया हूं, मैंने भी ये सब पृष्ठभूमि देखी है, मैं भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा हूं। उस समय कैसा मन होता है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इसलिए हमने इसमें तुरंत ही ज्यादा देर किए बिना STF से जांच करवाने का निर्णय लिया। और वहीं विधानसभा में मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि किसी भी कालखंड में हुई हो, कोई भी भर्ती में शामिल हो, आप सबकी जांच करवाइए। सबकी जांच करवाने के बाद जो भी इसमें पाया जाता है, आप जो है उसको तत्काल जो है हटाइए वहां से। आपकी जो जांच में पाया जाता है कि अगर गलत तरीके से हुई है तो गलत करिए। और जल्दी मैं समझता हूं कि विधानसभा वाले में भी फैसला हो जाएगा। विधानसभा में हुई भर्तियों के जांच मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जांच के मामले में जल्द ही अब कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। मामले में 20 सितंबर तक कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि 2012 से 2022 के बीच की कुछ नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा भर्ती से जुड़ी हुई जल्द ही जांच रिपोर्ट कमेटी सौंप सकती है सरकार को। और उसके बाद 2012 से लेकर 2022 में जिन भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई है उन्हें निरस्त भी किया जा सकता है। देहरादून से बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार के एक और मामले में बड़ा एक्शन हो सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी SP सद्बुद्धि पर बड़ा एक्शन हो सकता है। NGT ने हरिद्वार में फैक्ट्री में गड़बड़ी के मामले में SP सद्बुद्धि के खिलाफ कड़े एक्शन के आदेश दिए थे। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। SP सद्बुद्धि मेंबर हैं सेक्रेटरी, और सद्बुद्धि पर कई एक्शन के आदेश दिए गए थे। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर अब एक्शन लिया जा सकता है NGT द्वारा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी SP सद्बुद्धि पर बड़ा एक्शन हो सकता है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सुनील प्रभात हमें देंगे। सुनील, क्या पूरा मामला है, किस तरह के आरोप इन पर लगे हैं? देखिए, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं SP सद्बुद्धि, पिछले 5 सालों से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में तैनात हैं। उन पर हड़ताल के में NGT में गलत तथ्य देने का आरोप है। NGT को
राज्य की चीफ है, यानी कि सुनिए, गलत तथ्य पेश किए गए एनजीटी के सामने और गुमराह किया गया एक तरह से कोर्ट को। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उद्यान विभाग के डायरेक्टर एचएस बवेजा के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बवेजा पर बीज खरीद समेत कई अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। उद्यान मंत्री गणेश जोशी के निर्देश के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही 15 दिन में अब रिपोर्ट भी मांगी गई है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व आईएएस रामविलास यादव की और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यादव पर करप्शन का केस चलाने को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जल्द मंजूरी मिल सकती है। बता दें, आय से अधिक संपत्ति केस में रामविलास यादव जेल में बंद है। विजिलेंस अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आपको बता दें, रामविलास यादव के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई, कई खुलासे किए गए, कई अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, उसके खुलासे हुए, जिसके बाद से रामविलास की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और जैसे ही सीएम धामी मंजूरी दे देंगे, ये मुश्किलें और बढ़ेंगी। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय मुसीबत में फंस गए जब एक जंगली हाथी ने कोटद्वार के पास गुरुवार शाम को उनका काफिला रोक लिया। जानकारी ये है कि कुछ देर तक तो पूर्व सीएम अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे, लेकिन जब हाथी पास आया तो तुरंत गाड़ी से उतरे, पहाड़ी के पास आ गए और हाथी के जाने के बाद पूर्व सीएम दोबारा गाड़ी में बैठ पाए और फिर जाकर ये काफिला आगे बढ़ा। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत के साथ गए एडवोकेट पृथ्वीराज चौहान हाथी से बचने के लिए चट्टान से कूदते समय गिरकर घायल हो गए हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडवोकेट भी थे उनके काफिले के साथ ही और चट्टान से फिसल कर गिरे और इस दौरान वो घायल भी हो गए हैं। त्रिवेंद्र रावत के काफिले के पीछे हाथी पड़ गया, गाड़ी के सामने आ गया अचानक से और गाड़ी से उतरे त्रिवेंद्र रावत, पहाड़ी की ओर गए और जब हाथी वहां से गया उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। तो हाथी से सामना होने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया, कहा मेरी यात्रा ही एडवेंचर से भरी थी, शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, वैसे ही समापन भी हुआ। मुझे अभ्यास है पहाड़ उतरना, चढ़ना, गांव में पला बढ़ा हूं तो खूब कूदे फांदे हैं, इसलिए न हाथी से डर लगा और ना ही कूदने से। अब देखिए, यात्रा ही हमारे एडवेंचर से भरी हुई थी शुरू से ही। जब हम लोग बद्रीनाथ जी से वसुधारा गए, फिर माना गए, फिर बराहोती गए, तो शुरुआत जैसी थी वैसे ही समापन भी हुआ। मुझे लगा कि वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, सीधा सीधा रोड निकल जाएगा, लेकिन सामने भी वाहन खड़े थे, इसलिए वो जिधर हम लोग चढ़े पहाड़ की ओर वो उधर ही चढ़ गया। लेकिन मैंने देख लिया उसको, उसने किसी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी की तरफ उसने गुस्से से कोई ऐसी हरकत नहीं करी कि वो किसी को डरा रहा था, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। और चलिए अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर हाथी आ धमका था। हाथी को देखकर लोग सहम जरूर गए थे। गुस्साया हाथी लोगों के पीछे दौड़ने लगा। हाथी से बचने के लिए लोग पहाड़ी पर चढ़ गए अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर, लेकिन हाथी ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। हाथी के गुस्से से लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। इस दौरान सड़क पर हाथी लोगों को दौड़ाता हुआ भी देखा गया, तो एक शख्स तो सड़क पर ही गिर गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह अपनी जान बचाकर वो शख्स भागा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला भी वहीं पर मौजूद था। अरे आजा यार, बाइक निकलो, चल यार। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए चिल्लाना पड़ता है और जब तक चिल्लाएंगे नहीं तब तक कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि ये सब कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने, इसके लिए राज्य बना, हमारी प्राथमिकता पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए। गैरसैंण को हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए चिल्लाना पड़ता है और जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं तब तक कोई आपको सुनने वाला नहीं है। एक सीधी सी बात है,
एक प्रेशर होते हैं, तमाम तरह की दबाव होते हैं, प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए क्योंकि मैं गैरसैंण को जब मैंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था तो मैंने ये कहा था कि गैरसैंण ये हमारी पीड़ा का प्रतीक है, पहाड़ की पीड़ा का प्रतीक है, पहाड़ का प्रतीक है गैरसैंण। और इसलिए जो हमारे एक अंदर जो पीड़ा थी और जिसके लिए चंपावत जिले में बारिश के चलते टनकपुर टू चंपावत हाईवे स्वाला और सियाडी के पास मलबा आने से बंद हो गया है, तो वहीं 9 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। ऐसे में जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी ने एनएच के अधिकारियों को तत्काल मौके पर जेसीबी मशीनें भेजने और रास्ता खोलने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, पत्थर बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सड़कें बाधित हो गई हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अलर्ट रहें। उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ओर जा रहे हैं। इस दौरान गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी से ऊपर हर्षिल तक जैम की स्थिति बनी रही, यात्रियों को परेशानी हुई। पिछले कुछ दिन से लगभग हर दिन गंगोत्री हाईवे पर जैम ही लग रहा है। इस दौरान न्यूज 18 संवाददाता बलबीर परमार ने मौके का जायजा लिया, देखिए। इस समय गंगोत्री हाईवे पे हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जाम की स्थिति। अब यात्रा जब शुरू हो गई है, तेजी से यात्री गंगोत्री धाम की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये जाम की जो स्थिति है वो पूरे गंगोत्री हाईवे में जगह जगह बने हुए आप देख सकते हो। पिछले 1 घंटे से लंबा जाम गंगोत्री हाईवे पे लगा हुआ है और जहां तहां यात्री फंसे हुए हैं। पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, ट्रैफिक की जो पुलिस के जवान होने चाहिए थे, वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, जिसके चलते जो यात्री है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले 1 घंटे से गंगोत्री हाईवे पे जाम लगा है और जो यात्री है वो मार्ग में जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में अभी नया भू कानून लागू भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला देहरादून के पास के जंगल में सामने आया है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जल्द भू कानून अस्तित्व में आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बनाकर उसे हड़पने का खेल चल रहा है। ये नजारा देहरादून के रिंग रोड से सटे जंगल का है, जहां चुपचाप मजार बनाने का काम चल रहा था। हिंदूवादी संगठनों को इसकी भनक लगी तो मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल जंगल के इस इलाके में पुलिस तैनात है ताकि शांति भंग की कोई घटना न हो सके। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि देवभूमि में इसी तरह लैंड जिहाद किया जा रहा है। न प्रशासन सुनता है। हम इन मज़ारों पे आए दिन मांग उठाते रहते हैं कि ये मज़ारें नहीं होनी चाहिए, पर ये उतनी ही रफ्तार से दोबारा बनती रहती हैं जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज देवभूमि की हर जगह पर जाओ, नदी किनारे, पहाड़ों में जाओ, जगह जगह मज़ारें नजर आ रही हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया जाए। मामले के सामने आते ही कांग्रेस ने कहा कि कई मंदिर भी जंगल की जमीन पर बने हुए हैं, इसीलिए पुराने धार्मिक स्थलों की जमीन को रेगुलराइज किया जाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का चरित्र ही हिंदू विरोधी रहा है। एक हमारे डोईवाला के रास्ते में इतना बड़ा देवी का मंदिर है जिसमें लगातार जो अनुयायी हैं वहां भंडारे लगाते हैं, तो ये सारे फॉरेस्ट की लैंड में है। तो हमको ऐसी चीजों को तोड़ने से अच्छा है कि उनको रेगुलराइज करें जो पुराने स्थल हैं और नए ना बन पाए। इसके लिए सरकार को अपने कदम उठाने चाहिए और पुरानों को रेगुलराइज करने की ओर को कदम उठाने चाहिए। देखिए, कांग्रेस स्वाभाविक रूप से उसका चरित्र हिंदू विरोधी रहा है। अगर जहां पर एक समुदाय विशेष की बात हम करते हैं तो वहां पर कांग्रेस हिंदुओं को ढाल बना करके उनकी आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करती है। बहरहाल लैंड जिहाद के मामले पिछले कुछ समय में तेजी से सामने आए हैं। बहुत से लोग इसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए भी एक खतरनाक संकेत के रूप में देख रहे हैं। लेकिन यदि भू कानून में सरकार संशोधन करती है तो उम्मीद है कि लैंड जिहाद के ऐसे मामलों पर एक हद तक रोक लग सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के सिद्धांतों से उनका सांप नेवले जैसा बैर है, इसलिए वो कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बारे में
सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी करनी पड़ती है, और जब नए बछड़े काम कर रहे हों तो उनकी पीठ सहलाई ही जाती है, जिससे वो आगे भी अच्छा कर सके। लेकिन ये कोई काम अच्छा कर ही नहीं रहे। लोगों में जो है, आप ये कह सकते हैं सिद्धांत और सांप निवले जैसा भी बैर है। मतलब जिंदगी भर उनकी विचारधारा के विरोध में रहा हूँ, लेकिन यदि कभी कोई अच्छा काम करता है तो हमारा जीवन भी तो है, ये राज्य का जीवन भी है, तो उनको हम बकअप करना चाहते हैं। उधर कोटद्वार से दुखद खबर, जहां पर गोविंद नगर इलाके में रहने वाले 3 बच्चे पिछले कई दिन से लापता थे। हाल ही में तीनों बच्चों के शव खोह नदी में मिले थे। मामले में परिजनों ने बच्चों के अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई, साथ ही पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब बच्चों के परिजनों ने थाने पर जमकर हंगामा किया, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। वहीं इस दौरान कई घंटों तक हंगामा चलता रहा। आज स्कूटी की हालत देखो, 2 टुकड़ों में बांट दी है, थाने में लाके पूरी टूट गई है, 2 टुकड़ों कर दिए हैं। सब टूट गए हैं। क्या है ये? ऐसे तो नहीं टूट सकती। और उसको हादसा का नाम दे रहा है, हादसा का नाम। जरूर ये मेरा भी मानना है, जो भी डाउट या जो भी इनपुट परिवार की तरफ से या पुलिस को अपनी जांच में मिलेंगे, हम उसकी तह तक जाएंगे। एग्जैक्ट क्या चीज़ हुई, ये चीज़ पता करना हमारी जिम्मेदारी, और जल्दी हम पता करेंगे। रुद्रपुर में नगर निगम के कर्मचारी द्वारा ठेले वाले से अभद्र व्यवहार कर सामान जब्त करने के बाद अब ठेली पलटने का मामला सामने आया। आरोप यह है कि अवैध शुल्क नहीं देने से बौखलाकर यह कार्रवाई की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर नगर निगम के एमएनए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये मामला रुद्रपुर की ट्रांजिट कैंप रोड का है, जहां बुधवार की शाम नगर निगम के सफाई निरीक्षक पकौड़े के ठेले का सारा सामान जब्त करने पहुंचे। उसे नगर निगम की गाड़ी में डाल दिया और इस दौरान ठेले वाला विरोध करता रहा, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी गई। बताया जा रहा है कि सारा सामान जब्त करने के बाद ठेले को पलट दिया जाता है। अब इस मामले में एमएनए जांच बैठा दी गई। मौके पर गए थे, जैसा उस वीडियो को देख करके लग रहा है, और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अभद्रता की गई है। इस संदर्भ में हमने अपने सहायक नगर आयुक्त स्वास्थ्य प्रभारी जो राजू नबियाल हैं, उनको निर्देशित किया है कि इस मामले की पूरी जांच करें, और यदि हमारे सफाई निरीक्षक ने या किसी अन्य ने भी जिसने भी गलती की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।